राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी नई दिल्ली में विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन के सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से शिष्टाचार भेंट की है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। देवनानी ने आडवाणी जी को पुष्पगुच्छ भेंट किया और उनकी पुत्री प्रतिभा आडवाणी समेत परिवारजनों से भी मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने आडवाणी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की शुभकामनाएं भी दी गईं। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिलने के लिए पहुंचे। इस वक्त दिल्ली में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वासुदेव देवनानी पहुंचे थे और इसी दौरान वे उप प्रधानमंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के फाउंडर्स में से एक, सबसे प्रमुख चेहरों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं और उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं वासुदेव देवनानी। उन्हें बुके देकर उनका अभिवादन किया, साथ ही साथ इस सम्मान को बड़ी सहजता के साथ लाल कृष्ण आडवाणी स्वीकार करते भी नजर आए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिलने के लिए पहुंचे थे। तो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं एल.के. आडवाणी और लगातार बीजेपी के तमाम नेता उनसे मिलने के लिए, उनका मार्गदर्शन पाने के लिए पहुंचते हैं। कुछ इसी तरह वासुदेव देवनानी जो एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने श्री एल.के. आडवाणी जी के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है और इसी दौरान उनकी जो पुत्री हैं उनसे भी वासुदेव देवनानी की मुलाकात हुई है। तो एल.के. आडवाणी जी की पुत्री प्रतिभा आडवाणी से भी मिले हैं, तमाम परिवार के लोगों से मिले हैं वासुदेव देवनानी। और बीजेपी के सीनियर लीडर, बीजेपी की नींव रखने वालों में से सबसे प्रमुख चेहरों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके संघर्ष को, अपनी पार्टी के प्रति जो उनका कार्यकाल रहा उसे कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि अब बेशक वो मेन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें अब नज़र नहीं आते हैं क्योंकि उम्र भी है, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया बीजेपी के लिए या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के लिए, उसी वजह से आज बीजेपी के तमाम लीडर्स लगातार उनसे मिलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, वासुदेव देवनानी पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिलने के लिए और क्या जानकारी आ रही है? शिष्टाचार मुलाकात रही? लेकिन नहीं, बिल्कुल ये शिष्टाचार मुलाकात है और पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी एक विराट वृक्ष बनी है। सभी जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी का कितना बड़ा योगदान पार्टी के लिए रहा है और है। ऐसे में चूंकि विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन का कार्यक्रम था, इस सम्मेलन में शिरकत करने वासुदेव देवनानी दिल्ली गए हुए हैं और ऐसे में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से कुशलक्षेम पूछी है, उनसे मुलाकात की है। लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हुई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस नाते से मुलाकात को हम कह सकते हैं। साथ ही ये जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी मानकर चलती है, उनसे मिलना, एक मुलाकात करना, उनके परिजनों की हालचाल पूछना, तो मैं कब से मुलाकात उसे कहूँगा। जी शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम लीडर्स को देखते हैं जो श्री एल.के. आडवाणी जी से लगातार मिलते हैं और कुछ इसी तरह वासुदेव देवनानी भी मिलने पहुंचे। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर कोटा हड़ौती ट्रैवल मार्ट 2026 को लेकर एमओयू हुआ है। पर्यटन विभाग के साथ हुआ पहला एमओयू। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की ओर से यह एमओयू साइन किया गया है। पर्यटन विभाग आयुक्त रुक्मणी रियाड़ और होटल फेडरेशन के पदाधिकारी के बीच एमओयू साइन हुआ। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाना इस एमओयू का उद्देश्य है। और अब राजस्थान में जो टूरिज्म विभाग है वो लगातार राजस्थान के टूरिज्म को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर नज़र आ रहा है और इसी के तहत होटल फेडरेशन के साथ ये एमओयू साइन हुआ है। और इसमें मुख्य तौर पर हाड़ौती क्षेत्र को टूरिज्म के सेक्टर में और बढ़ चढ़कर इम्पोर्टेंस मिले और जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक हैं वो और ज़्यादा आकर्षित हों हाड़ौती क्षेत्र घूमने के लिए। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा भी हुई है और इन तमाम पहलुओं को लेकर ये एमओयू साइन हुआ है कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2025।
सबसे पहले मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्रयास किए, और वो प्रयास ही नहीं है, उसको धरातल में उतारा। मैं ये कहता हूँ कि जब भी माननीय भजनलाल शर्मा साहब जब राइजिंग राजस्थान के टाइम में भारत के कोने कोने में गए, उन्होंने राजस्थान के पर्यटन सेक्टर का प्रचार किया, लोगों को आमंत्रित किया कि वो आए और देखें इस राजस्थान को। मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान में पिछले 10 साल से लगातार पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ोतरी करीब करीब 3 गुना ज्यादा हुई है। मैं ये कहता हूँ बावजूद इसके हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान जो बहुत ही दर्शनीय है, पर्यटन की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां का प्रचार नहीं हो पाया। विशेष रूप से हाड़ौती सेक्टर, जहां पर कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, ये ऐसे दर्शनीय स्थान है जहां पर प्रचार नहीं होने के कारण पर्यटन जितना। वहीं पाली के सोजत से खबर है, जहां पर निजी स्कूल के बच्चों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया नाले में। टेम्पो में करीब 8 से 10 बच्चे थे सवार। गनीमत रही कि सभी मासूम बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे में नहीं हुआ कोई भी हताहत। टेम्पो बच्चों को परीक्षा के बाद घर छोड़ने के लिए जा रहा था। सोजत पाली सर्विस रोड रेंद्री पुलिये के निकट की ये घटना बताई जा रही है। तो बच्चों से भरा टेम्पो ये पलटने की जो तस्वीरें हैं ये आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि जो छोटे छोटे बच्चे इस वैन में सवार थे वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये वैन बच्चों को लेकर जा रही थी और इसी दौरान असंतुलित होकर पलट गई। सभी बच्चे परीक्षा देकर अपने घरों की ओर जा रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि जो वैन है ये पलटने के बावजूद भी सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पाली के सोजत में ये घटना घटी है और इसीलिए जो मुख्य तौर पर बाल वाहिनी होती हैं, यानी कि बच्चों को स्कूल से ले जाने वाली जो वैन्स होती हैं, उनकी सुरक्षा, उन्होंने कितने मापदंडों को, कितने नियमों को पूरा किया है या नहीं, इसे लेकर विशेष मॉनिटरिंग इसीलिए कहा जाता है कि होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे मासूमों को ये जो बाल वाहिनी है ये लेकर जाती हैं और किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो कई बार हादसों में तब्दील हो जाती है, तो ये और बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। तो पाली के सोजत में बच्चों को ले जा रही वैन अचानक से असंतुलित होकर पलट गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। लेकिन सभी बच्चे सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सोचने का विषय है कि क्या लापरवाही रही होगी, क्या ड्राइवर लापरवाह होकर वैन चला रहा था। हमारे सहयोगी मीठा लाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुछ भी हो सकता था मीठा लाल, इसीलिए कहा जाता है कि जो बाल वाहिनी होती हैं उन्हें मुख्य तौर पर बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। क्या किसी तरह की लापरवाही इस हादसे में रही? जी नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि सोजत सिटी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूली छात्रों का भरा एक टेम्पो पलटा है। इस हादसे में बच्चों को चोटें तो नहीं आई, लेकिन बड़ा हादसा होते होते चला है। सोजत सिटी थाना क्षेत्र के ये पाली मार्ग की घटना है। घटना की सूचना पर सोजत सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और हादसे के बाद कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बच्चों के स्कूली वाहनों को लेकर कई बार बड़े हादसे भी हुए हैं, लेकिन इस बार बड़ा हादसा होते होते चला। जी नंदनी। जी बिल्कुल, शुक्रिया मीठा लाल तमाम जानकारियों के लिए कि गनीमत रही कि सभी बच्चे जो है वो सुरक्षित हैं और यह हादसा बड़ा रूप भी ले सकता था, लेकिन गनीमत रही कि हादसा जिस तरह हुआ बच्चों को कोई नुकसान इसमें नहीं पहुंचा। और अब खबर पदमपुर से है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। 63 एलएनपी में करंट लगने से किसान की मौत का मामला सामने आया है। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता में बनी सहमति। पीड़ित परिवार को 18 लाख का मिलेगा मुआवजा। बीमा क्लेम के तहत विद्युत विभाग, चिरंजीवी योजना, ऑपरेटिव बैंक की तरफ से मृतक के परिवार को सहायता राशि दी जाएगी और इसे लेकर जो परिवार भी है वो अब मानने को तैयार हो गया है। बीमा क्लेम की राशि और चिरंजीवी योजना के तहत मिलने वाली राशि और मुआवजे की बात पर अब परिवार ने सहमति जता दी है। कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से मृतक के परिवार को सहायता राशि मिलेगी। 63 एलएनपी में करंट लगने से किसान की मौत हुई थी, जिसके बाद उसके परिवार के लोग और गांव के लोग लगातार धरना दे रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से जो
किसान के परिवारजन हैं उन्हें मना लिया गया है और 63 LNP में हुई इस घटना के बाद अब परिवार के लोग मान गए हैं। मुआवजा राशि परिवार को मिलेगी और बीमा क्लेम की राशि भी परिवार को सहायता के रूप में दी जाएगी। एक किसान 63 LNP की बिरानी के अंदर जब अपने खेत में चक्कर लगाने आया तो उस किसान वो करंट की चपेट में आ गया और यहाँ जब आके मौके को देखा तो ये स्पष्ट हुआ कि डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ये तार तीसरी बार टूट के गिरी और इससे एक किसान की मौत हो गई। इस मसले के अंदर सुबह से एक्सरसाइज चल रही है और करीबन दर्जनों गांवों के लोग इस खेत के अंदर मौजूद हैं और जिले के प्रशासन की ओर से SDM और तहसीलदार या मौके के ऊपर है, पुलिस के आला अधिकारी भी हैं और सुबह से 3 दौर की वार्ता हुई है। वार्ता अभी बेनतीजा निकली है क्योंकि जो हम फौरी तौर के ऊपर 50 लाख रुपए इस परिवार के रिलीफ के और तौर पे और दूसरा एक संविदा। हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजकुमार, परिवार समझाने के बाद फाइनली माना है, लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि किसान की मौत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले के अंदर जो 2 दिनों से लगातार घटनाक्रम बना हुआ था, इसके अंदर सीधा जो परिजनों का और ग्रामीणों का विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर जो बड़ा एक आरोप लगाया गया था, जो कि सीधा उन्होंने विद्युत विभाग पर इसीलिए आरोप लगाया था क्योंकि पहले भी कई बार जो है ज्ञापन इन तारों को लेकर जो विद्युत विभाग की तारें हैं वो पिछले कुछ समय से जो पुरानी होने की वजह से कई बार एक ही जगह से टूट चुकी थी, उन्हें हटाने की मांग की जा रही थी, उसके बावजूद ये हटाई नहीं गई थी। तो सीधा उन्होंने विद्युत विभाग पर ही जो है आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही उनके परिवार का एक सदस्य जो अपनी जान से हाथ धो बैठा और उसी को लेकर ही लगातार 2 दिनों से प्रशासन भी है वो ग्रामीणों से वार्ता कर रहा था। आज अभी जो वार्ता के अंदर जो निष्कर्ष निकला है तो प्रशासन ने 18 लाख रुपए की मुआवजे के तौर पर सहायता राशि है वो परिजनों को देने का जो है भरोसा दिया है। उसके बाद ही है वो अभी फिलहाल जो धरना है वो खेत के अंदर जो लगा हुआ था वो उठाया गया है परिजनों के द्वारा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राजकुमार। तो अब धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, परिवार के लोग मान गए हैं। विद्युत विभाग को लेकर गंभीर आरोप यहां पर लग रहे थे और कार्रवाई की मांग की जा रही थी। भीलवाड़ा के जहाजपुर से खबर है जहां पर बिजली के खंभे पर काम करते 2 युवकों को करंट लगा है। एक युवक की यहां पर मौत हो गई है, वहीं एक का गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मृतक हीरालाल कीर का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। गंभीर घायल बाबूलाल मीणा को जयपुर रेफर किया गया है। अस्पताल के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। पंडेर थाने के बालापुरा और अखेपुरा गांव की घटना बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो 2 युवकों को करंट लगने का मामला, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में यह हादसा हुआ है। युवक को जयपुर रेफर किया गया है। मृतक हीरालाल कीर का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है उसका नाम बाबूलाल मीणा बताया जा रहा है। अस्पताल के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई है, वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। बिजली के खंभे पर काम करते वक्त 2 युवकों को करंट लगा और एक युवक की मौत हो गई। लगातार जो मुख्य तौर पर विद्युत विभाग की तरफ से लापरवाहियां हो रही हैं, उसके बाद इस तरह की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में आपने गंगानगर से अभी एक खबर सुनी थी जिसमें एक किसान की मौत विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से हुई थी और किसान के परिजन धरने पर बैठ गए। अब कुछ इसी तरह का मामला भीलवाड़ा के जहाजपुर में भी सामने आया है। वहीं झुंझुनू में यातायात नियमों की अनदेखी से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मंडावा में अनूठी पहल। DRD राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा के छात्रों और वाहिदपुरा के स्काउट्स ने मंडावा पुलिस के साथ मिलकर तेतरा पुलिया के पास गलत दिशा में जा रहे वाहन चालकों को रोका और उन्हें सुरक्षित मार्ग से गुजरने के नियम समझाए गए। साथ ही जागरूकता अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चालक युवाओं और राहगीरों को यातायात सुरक्षा का संदेश दिया है। धांधनिया राजकीय विद्यालय द्वारा स्काउट के बच्चों
पढ़ने वाले बच्चों द्वारा और प्रिंसिपल महोदय द्वारा तेतरा पुलिया के पास जो रोंग साइड से वाहन जा रहे हैं उनको सचेत करने के लिए और समझाइश करने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर और आने वाले वाहनों के चालकों को बताया गया कि रोंग साइड नहीं जाके पुलिया के नीचे से राइट साइड से गुजरे। ये यातायात को सुचारू रूप से चलाने का एक नया नवाचार है और स्कूल का अच्छा योगदान रहा। आगे भी ये बराबर रहेगा और लोगों को समझाइश की जाएगी कि अपने लेन में ही चलें। वहीं झालावाड़ में पुलिस के अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई जारी है। इसी के तहत कोतवाली पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तस्कर भगवान सिंह तंवर उम्र 30 साल निवासी कोटड़ी थाना घाटोली के पास से 193 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त किया गया। उस जब्त स्मैक की कीमत 30 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य बताई जा रही है। पुलिस ने उक्त तस्कर को गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन तिराहा भवानी मंडी रोड पर जाते हुए गतिविधियों में संदिग्ध प्रतीत होने पर नियमानुसार तलाशी लेने के बाद उसे पकड़ लिया। जयपुर में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी की कथित मनमानी का गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर मकान निर्माण के लिए 6 लाख रुपए का होम लोन लेने वाले गरीब दलित परिवार का दावा है कि समय पर किस्तें जमा करने और कुल 7 लाख रुपए चुका देने के बावजूद कंपनी ने बकाया राशि को मनमाने ढंग से बढ़ाकर 27 लाख रुपए दिखाते हुए मेंटोर और कर्मचारियों के साथ घर पर धावा बोल दिया। ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और घर का घरेलू सामान, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स तक ले गए। परिवार ने महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी का भी आरोप लगाते हुए इसे दलित होने के कारण किया गया अत्याचार बताया है। पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ ये कभी कोई दे जाता है, कभी कोई दे जाता है। मतलब 6 लाख से आपने लोन लिया, 7 लाख दे चुके हैं। हाँ जी सर। और अभी कितना मांग रहा है ये? 10 लाख। अभी इसमें एक तो 27 लाख लिखा हुआ है सर। 27 लाख मांग रहा है। हाँ जी सर। तो ऐसा कौन है ये ऐसा करके आप लोग को किसके चक्कर में आपने पढ़ के इस बैंक को पकड़ा आपने? सर ये था रवि वर्मा। रवि वर्मा? हाँ जी सर। कौन है रवि वर्मा? सर उसने रवि वर्मा ने लोन करवाया था आपको? हाँ जी सर। रवि वर्मा कहाँ के है? सर ये फुलेरा के ही है वो भी। ऐसा रवि वर्मा यहाँ पे सील थोड़ी कर सकते है सर। वो तो छोड़ दिया वो कंपनी को भी। फिर अब कोई दूसरा है यहाँ, तो मेरे को इतना मालूम नहीं है सर। अभी रवि वर्मा इसमें नहीं है? नहीं सर नहीं है तो ना। यहाँ ये सील करने कौन आए थे फिर? सर यहाँ तो वो वकील आए थे उनके। हाँ। उनके वकील आए थे और पता नहीं और पुलिस वाले आए थे। हाँ। ये थे उनकी कंपनी के थे। पुलिस वाला कहाँ से? कौन सी थाने से? सर ये तो मालूम नहीं। वहीं डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं विधायक गणेश गोगरा ने मनरेगा में रोजगार स्वीकृतियां बंद होने से बढ़ रही पलायन समस्या को लेकर कलेक्ट्री के बाहर जंगी प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। विधायक गोगरा समर्थकों और महिलाओं के साथ रैली निकालकर कलेक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने बैरिकेड्स तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया और समर्थकों संग करीब आधे घंटे तक बैरिकेड्स पर चढ़कर उग्र प्रदर्शन किया। महिलाओं ने तगारियां उठाकर विरोध दर्ज करवाया। गोगरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 2 वर्षों से मनरेगा स्वीकृतियों को रोक दिया है, जिससे आदिवासी परिवार बेरोजगारी के कारण गुजरात पलायन को मजबूर है। उन्होंने प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि स्वीकृतियां शुरू न होने पर बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार बैठी है, 2 साल हो गए, पंचायतों में रोजगार नहीं है। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में जो स्वीकृतियां सेंक्शन निकली थी उसी पे ही कुछ छुटपुट काम चल रहा है। पहले लाखों लोग लगते थे, आज हजारों में भी नहीं लग रहे। पूरे जिले में ये स्थिति हो गई है। और आज यहाँ पर बारिश से पूरी फसल नष्ट हो गई, घास भी नष्ट हो गई, अनाज बिल्कुल पका ही नहीं है, लोगों को खाने के लिए दाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार, पर्ची सरकार, कुंभकर्ण की नींद सो। वहीं बयाना में रीको औद्योगिक क्षेत्र के सामने स्थित चाय की दुकान पर शनिवार देर रात चोरी का मामला सामने आया है। ये 1 सप्ताह के भीतर इसी दुकान में चोरी की दूसरी घटना है।
दुकानदार हरदयाल धाकड़ के अनुसार चोर दुकान का जो गेट है उसे हटाकर अंदर घुसे। वे नमकीन, गुटखा, पाउच, बिस्किट के पैकेट और गल्ले के पैकेट गल्ले में रखी रोजगारी जो है वो चुरा कर ले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि चोरों ने मौके पर खड़े भारी ट्रकों की आड़ लेकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं डीडवाना थाना पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पूरे शहर में अभियान चलाकर तेज आवाज वाले 7 डीजे जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान डीजे संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई और बताया गया कि परीक्षा के दौरान छात्रों को हो रही परेशानी के मद्देनजर नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर पिकअप गाड़ियों में मॉडिफाइड डीजे सिस्टम पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देखा गया कि 10 बजे बाद किसी प्रकार का हाई पावर डीजे या साउंड या फ्लोर नहीं बजेगा, लेकिन इन दिनों में शादी के सीजन में इस तरह की शिकायतें उच्च लेवल पर भी आ रही थी और हमारे थाने लेवल पर भी आ रही थी कि पूरी कॉलोनी के वासियों का और जो पढ़ने वाले स्टूडेंटों का बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे इन डीजों को लेकर के। इसी के अनुरूप हमने कार्रवाई करते हुए अवैध जो डीजे हैं जो पिकअप पे माउंट कर रखे हैं और ये सीधा वहीं जालोर से खबर, जहां आहोर उपखंड मुख्यालय पर जमीनी विवाद के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ सिंह पर हमला हुआ। विरोध स्वरूप अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के कुर्सी ढाना गांव में प्रतिमा मेडिकल स्टोर का संचालक बिना डॉक्टर की पर्ची के मनमाने तरीके से दवाइयां और कफ सिरप बेचने के साथ मेडिकल की आड़ में इलाज भी कर रहा है। हाल ही में एक व्यक्ति को बिना पर्चे के दवा और सिरप दिए जाने और मेडिकल के अंदर ही मरीज को जमीन पर लिटाकर इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आया। कफ सिरप कांड के बाद जिले में मेडिकल संचालकों और झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई जारी है। वहीं दवाई यहीं से ये मेडिकल से लिए थे। ये इंजेक्शन कहाँ से खरीदे आपने? नहीं अभी दिए। इलाज कितने करा आपका? इन्हीं ने करा। इंजेक्शन लगाए इन्होंने? मैं यहाँ पे 1 साल यहीं पे चला। तो आपके पास बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पर्ची लिखे हुए बिना उसके दवाई दे रहा है? नॉर्मली है देने का, जो कभी छिंदवाड़ा का माहौल है। कई बच्चों की 28 से 30 बच्चों की जान को दे ही नहीं रहा। नहीं, बच्चों की जान चली गई। उसके बाद से बड़ों को भी अगर दवाई देना है तो उनके बिल काटना है, कंप्यूटर में मेंटेनेंस करना है। बिना डॉक्टर की पर्ची के वहाँ दवाई नहीं देना है। नहीं देते तो आप अभी दिए। कौन सा ये? हाँ, ये इमरजेंसी है। हाँ इमरजेंसी है। लेकिन वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कानून व्यवस्था को लेकर बयान, कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर मंत्री सारंग का कहना है कि किसी को चुनाव आयोग की प्रक्रिया से दिक्कत है तो चुनाव आयोग में जाकर शिकायत करें। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चलने वाला देश है और चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची, SIR ये रूटीन प्रक्रिया हैं। प्रक्रिया में सभी को सहयोग करना चाहिए। की प्रक्रिया चुनाव के पहले करनी ही पड़ेगी और इस प्रक्रिया को लेकर यदि आपत्ति है तो उस आपत्ति को कैसे दर्ज किया जाए ये भी संविधान में लिखा है। यदि मतदाता सूची, उसका पुनरीक्षण, SIR को लेकर दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग में जाइए, लिखित में कंप्लेंट कीजिए। चुनाव के बाद दिक्कत है तो कोर्ट में जाइए, और ये सब तो कांग्रेस करती नहीं है। अब मुद्दा यह है कि कांग्रेस के पेट में या विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है SIR से? क्योंकि वो घुसपैठियों का नाम दर्ज करवाना चाहते हैं मतदाता सूची में।